हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी आज पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कर रखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ देखा था कि अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो देखते हैं कि इस पार्ट के अंदर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। इस पार्ट के अंदर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ रिडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। आइए एक एक करके सारे रिएक्शंस को लेते हैं। तो पहला रिएक्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मीन्स किसी भी चीज़ का कंबाइन करना, ठीक है, जोड़ना। सो क्या है डेफिनेशन इसकी? 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंसेस। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपका कंबाइन होंगे और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बुलाते हैं। इट इज़ यूजुअली एक्सोथर्मिक, यानी एक्सोथर्मिक होता है नेचर में, यानी हीट एनर्जी रिलीज होता है जब भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। अब हीट एनर्जी रिलीज होता है, क्यों रिलीज होता है? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 एलिमेंट्स के बीच में या 2 कंपाउंड्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। अगर बॉन्ड आपका टूटता है तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। और अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो यूजुअली एक्सोथर्मिक होता है नेचर में। इसको हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप लोग देखिएगा, जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, एक किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का सिंथेसिस हो रहा है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे सिंथेसिस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सिंथेसिस ऑफ H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इसीलिए हम लोग इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बुलाते हैं, ठीक है। आइए जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसको देख लें एक बार। तो मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे जब कैल्शियम ऑक्साइड आपका H2O के साथ कंबाइन हो रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विकलाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है स्लेक्टलाइम, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट उसका अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, 2 सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे थे। डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंसेस आपका टूटेगा। तो जैसे कि इस टर्म का मतलब आप लोग को पता होगा, डिकम्पोज होना, बायो में आप लोगों ने पढ़ा होगा। डिकम्पोज यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंसेस। एक जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट्स अप होता है, तो इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बुलाते हैं। यूजुअली यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यूजुअली एंडोथर्मिक है। कॉम्बिनेशन आपका क्या था? एक्सोथर्मिक था, और डिकम्पोजिशन क्या है आपका? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। यूजुअली एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक यानी इसको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की हीट एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में आपका थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आप लोग हीट करते हैं उसको। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल दे रखा है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक है। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड का दे रखा है KCl प्लस O3, KCl प्लस O2 में आपका टूटेगा। तो ये भी आपका क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी जो यहाँ पे एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो किसके फॉर्म में है? इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में है। इसको कॉमन टर्म में इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। तो जैसे कि ये एग्जांपल शायद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि H2O
में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वाटर से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक तरह से आपका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से हो रहा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है NaCl का। NaCl से भी जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो Na+Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये भी एक तरह से इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी फोटोलिसिस। अगर आपका जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ लाइट यूज़ हो रहा है, सनलाइट के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, तो उसको हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल है आपका फोटोलिसिस। उसको कॉमन टर्म में बोलते हैं। फोटो मीन्स लाइट और लिसिस मतलब टूटना, यानी लाइट के प्रेजेंस में टूटना। तो एग्जाम्पल दे रखा है आपका AgCl। जब सिल्वर क्लोराइड को जो कि वाइट पाउडर टाइप का होता है, तो उसको अगर आप लोग ऐसे ही सन में छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, तो क्या होता है, वो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वाइट पाउडर होता है वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इसी तरह आपका सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी डिकम्पोज होकर सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस बना लेता है। तो ये फोटोलिसिस का एग्जाम्पल है। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर जो होता है वो लाइट येलो होता है और जो सिल्वर का कलर होता है वो ग्रे होता है। तो ये आपका फोटो डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलिसिस के दो एग्जाम्पल थे। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला H2O2। जब इसको लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज, ये आपका जो लैब होता है उसमें ब्लैक वाटर बॉटल में मिलता है, ठीक है। तो अगर इस पे लाइट पड़ती है तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है H2O+O2 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट और टेक्स द प्लेस ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा के उसकी जगह ले लेगा तो उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सपोज अगर बेंच पे दो स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट बैठा हुआ है जो थोड़ा कमज़ोर है और दूसरा स्टूडेंट आता है जो थोड़ा उससे स्ट्रॉन्ग है, तो वो इसको अगर हटा के इसके प्लेस पे अगर बैठ जाएगा तो ये क्या हो गया, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है A+BC गिव्स यू B+AC। इस यहाँ पे A ने किसको डिस्प्लेस कर दिया है, B को हटा के और उसकी प्लेस को ले लिया है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसको अलग अलग हेडिंग्स के टर्म्स में पढ़ सकते हैं। कटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर एक कटायन दूसरे कटायन को डिस्प्लेस कर रहा है तो उसको हम लोग कटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो CuSO4 दे रखा है, तो यहाँ पे जो कॉपर का है वो एज अ कटायन यूज़ हो रहा है और ये सल्फेट SO4 2- है आपका, ये अनायन है, ठीक है। तो अगर जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा तो ZnSO4 हो जाएगा, Zn पे आपका +2 चार्ज होगा। तो इसका मतलब कटायन ने कटायन को डिस्प्लेस कर रखा है। मेटल है तो मेटल पॉजिटिव ही होता है हमेशा, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो एक कटायन ने दूसरे कटायन को डिस्प्लेस किया है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जा रहा है, कटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो सोल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा। जब इसमें आप लोग सिल्वरी वाइट कलर जिंक सल्फेट उसमें जिंक डालोगे तो जो ब्लू सोल्यूशन होगा वो डीकलराइज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा और वहाँ पे आपको कॉपर का मेटल आपको डिस्प्लेस हुए नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं कि आपको अननोन वो दे देगा, कंपाउंड दे देगा या सब्सटेंस दे देगा, ऑन द बेसिस ऑफ कलर पूछेगा, ठीक है। कि अगर ब्लू सोल्यूशन जो है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो गया है, साथ ही साथ एक रेड कलर का प्रोडक्ट वहाँ पे बना है, तो कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसी में एक और एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। अगेन ब्लू सोल्यूशन होता है, इसमें जब आयरन डाल दिया तो वो FeSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका कलर ग्रीनिश होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपका कॉपर वहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा। इसी तरह AgNO3 का एग्जांपल दे रखा है, AgNO3। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ऊपर में आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था। यहाँ पे आयरन डिस्प्लेस कर रहा था कॉपर को, यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है सिल्वर को, ठीक है। तो अगेन जब कॉपर डिस्प्लेस कर देगा तो कलरलेस सॉल्यूशन था जो कि ब्लू सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो ये आपके रिएक्शंस हैं, एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। इसी तरह एक एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है थर्माइट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि फेरिक ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और एल्युमिनियम के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, एल्युमिनियम आयरन को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है, तो Al2O3 का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ ही साथ आपका आयरन का भी फॉर्मेशन होता है जो कि मॉल्टन फॉर्म में होता है। तो ये वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये आयरन जो है वो मॉल्टन फॉर्म में है, तो जहाँ पे भी क्रैक, रेलवे क्रैक्स वैक्स हैं तो वहाँ पे उसको वेल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन में यूज़ होता है। अब ऊपर में हम लोगों ने देखा था कटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस वन इज कंसिडर एज एन एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हैलोजेंस होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस करता है तो उसको हम लोग एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे जो पोटेशियम है उसमें पॉजिटिव चार्ज है और आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो आयोडीन को रिप्लेस कर दे रहा है और उसकी प्लेस लेके KBr का फॉर्मेशन कर दे रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। उसी तरह नीचे में क्लोरीन ने क्या किया है, आयोडीन को डिस्प्लेस करके उसकी प्लेस ले लिया है, तो क्या हो गया, ये अगेन एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है। अब एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसके बारे में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है रिएक्टिविटी सीरीज। अब यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्प्लेस कर रहे थे कि कौन किसको हटा रहा है, तो किस बेसिस पे हम लोग डिस्प्लेस कर रहे थे। तो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, आपके लेवल पे कुछ एलिमेंट्स को इसको में अरेंज कर रखा है, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी सीरीज है। तो जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो नीचे वाले एलिमेंट्स को ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऊपर में जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स दे रखा था, क्या एग्जाम्पल्स दिए हुए थे कि जो आयरन था वो किसको रिप्लेस कर ले रहा था, वो आपका कॉपर को रिप्लेस कर पा रहा था, है ना। कॉपर सल्फेट में से आयरन जब डाले थे तो आयरन सल्फेट बन गया था, कॉपर को रिप्लेस कर दिया था। इसी तरह आपका एल्यूमिनियम जो था वो आयरन को थर्माइट रिएक्शन में रिप्लेस कर दिया था। तो जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले एलिमेंट। तो जो भी ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो नीचे वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल ऊपर में दिया था एक बार उसको हम लोग देखते हैं। सपोज यहाँ पे कॉपर सल्फेट ना देके जिंक सल्फेट दिया होता, कॉपर सल्फेट ना देके जिंक सल्फेट दिया होता और यहाँ पे जिंक की जगह कॉपर होता, तो क्या वो रिएक्शन पॉसिबल था? वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि जो कॉपर होता है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाता। तो अगर ये रिएक्शन अपोजिट होता है, यानी कॉपर सल्फेट की जगह आपका जिंक सल्फेट होता और जिंक की जगह आपका कॉपर होता, तो वो रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू आप लोग पता लगा सकते हो कि वेदर द एलिमेंट इज एबल टू रिप्लेस द अदर एलिमेंट और नॉट। इसी तरह हैलोजन का भी पता लगा सकते हो, जैसे कि ब्रोमीन ने आयोडीन को रिप्लेस कर दिया, तो ब्रोमीन कहाँ है? आयोडीन से ऊपर है। क्लोरीन ने आयोडीन को रिप्लेस किया, तो क्लोरीन कहाँ है? आयोडीन से ऊपर है, तो इसीलिए वो रिप्लेस कर पाया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी तो सिर्फ एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, ये हम लोगों ने देखा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक कंपाउंड दे रखा है और ये एक कंपाउंड दे रखा है। अभी तक सिर्फ हम लोग एक एलिमेंट ले रहे थे यहाँ पे जो कि दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। अभी इसमें क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी एक एलिमेंट यहाँ से, एक कटायन यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा और यहाँ से कटायन जो था वो दूसरा यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो जब दो इस तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं तो उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। रिएक्शंस इन विच two compounds react by an exchange of ions to form two new compound is called double displacement reaction। अब ये भी दो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें आपका पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें आपका पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम लोग
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बुला रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में AgNO3 प्लस NaCl, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, AgCl प्लस NaNO3। तो जो AgCl यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसका कलर क्या है, वाइट कलर का PPT है वो, ठीक है। तो इसीलिए इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर रखा गया है। इसी तरह कॉपर सल्फेट आपका जब रिएक्ट कर रहा है H2S के साथ, तो CuS प्लस H2SO4 फॉर्म हो रहा है। जो CuS है यह आपका PPT है, इसका ब्लैक कलर होता है, ठीक है। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ब्लैक कलर। तो कॉपर सल्फेट आपका ब्लैक कलर का होता है, तो ये भी एक तरह से PPT का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसीलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर कंसिडर करेंगे, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी किसी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जो सॉल्ट एंड वाटर होता है, इट इज़ द ओनली प्रोडक्ट इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर जब फॉर्म होगा एसिड और बेस के रिएक्शन से, तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, जब NaOH आपका रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो यहाँ पे NaCl कर दीजिएगा, NaCl और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। NaCl क्या है आपका, सॉल्ट है, और H2O आपका वाटर है, तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। दूसरा है जब आपका एसिटिक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसको भी थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, CH3COONA, ये भी एक सॉल्ट है, ठीक है। सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो भी आपका एक सॉल्ट है, तो इसीलिए सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे दोनों सॉल्ट का जो फॉर्मूला है वो गलत टाइप हो गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, जो करेक्ट फॉर्म है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का वो नीचे दिया हुआ है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिएक्शन है, इसमें भी इनकरेक्ट ही है, CH3COOH, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गैस फॉर्मेशन। गैस फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होता है, ये भी एक तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपका एक इनसॉल्युबल गैस का फॉर्मेशन होता है। इनसॉल्युबल गैस यानी H2S। सॉल्युबल गैस में क्या हो गया आपका, HCl हो गया, ये वाटर सॉल्युबल गैसेस होते हैं। NH3 हो गया, अमोनिया हो गया, ये भी वाटर सॉल्युबल होता है। तो किसी रिएक्शन में अगर अमोनिया या फिर NH3 का HCl या फिर NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये वाटर सॉल्युबल गैसेस हैं, उसको हम लोग गैस रिएक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे। बट यहाँ पे गैस फॉर्मेशन में जैसे कि इनसॉल्युबल यानी H2S का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग गैस फॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कंसिडर करेंगे। जिंक सल्फाइड रिएक्टेड विथ HCl, तो जिंक क्लोराइड प्लस H2S गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक तरह से गैस फॉर्मेशन रिएक्शन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा डिटेल में। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर एज ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन में सिर्फ आपका ऑक्सीजन के एडिशन को ही कंसिडर नहीं करते हैं, अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑक्सीडेशन ही बुलाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है तीनों का, तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी मैग्नीशियम के साथ कौन आके जुड़ रहा है, ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन सल्फाइड में ब्रोमीन का रिएक्शन करवाते हैं तो HBr और सल्फर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, तो सल्फर वाले कंपाउंड में से हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन दूर चला जा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है, तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका Fe3+, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। जब Fe3+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे Fe2+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, तो वहाँ पे Fe3+ का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। जब Fe2+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं तो Fe3+ का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो ये भी आपका क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक एक एग्जांपल देखते हैं। अगर सोडियम में हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो सोडियम हाइड्राइड हो गया,
यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो ये भी ऑक्सीडेशन है आपका। यहाँ पे देखिए CuO है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो Cu प्लस H2O हो जा रहा है। तो CuO में से आपका ऑक्सीजन हटा दे रहे हैं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कैन बी कंसिडर एज एन रिडक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, अगर Fe3+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये आपका Fe2+ हो जाएगा। Fe2+ लिख लीजिएगा। तो Fe3+ में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे तो Fe2+ हो जा रहा है, यानी आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जो कि आपका रिडक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। When oxidation and reduction take place simultaneously, then it is called as redox reaction. जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है दोनों एक साथ होते हैं किसी एक केमिकल इक्वेशन में, किसी एक केमिकल रिएक्शन में, तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बुलाते हैं। जैसे कि जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर प्लस जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो जिंक है वो आपका प्योर मेटल है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 0 हो जाएगा। कॉपर सल्फेट में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है कॉपर का। प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो कॉपर का 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट और जिंक का +2 है क्योंकि ये कंपाउंड में है, ठीक है। अब देखिए जिंक 0 से +2 स्टेट में जा रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तभी पॉजिटिव चार्ज आपका बढ़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए Cu+2 से Cu0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो जब +2 से 0 में जा रहा है इसका मतलब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या कंसिडर किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बुला रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब्सटेंसेज विच ऑक्सीडाइजेज समथिंग एल्स, ऐसे सब्सटेंस जो किसी और को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बुलाते हैं। जो किसी और को अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद को क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा, ठीक है। जो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है या फिर हाइड्रोजन निकाल रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है किसी दूसरे सब्सटेंस में से, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सब्सटेंसेस विच रिड्यूसेस समथिंग एल्स, जो किसी और को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बुलाते हैं। अब किसी और को रिड्यूस कैसे करेगा, या तो हाइड्रोजन ऐड कर देगा या फिर ऑक्सीजन रिमूव कर देगा या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देगा, तो उस तरह से वो उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का, ऊपर में भी देख रखा है, इधर भी देखते हैं। CuO plus H2 gives you Cu plus H2O। ये एरोज आपके जो हैं वो अलग गलत जगह बन गए हैं, ठीक है। Cu प्लस ये एरो इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CuO किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका Cu में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है। जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब यहाँ H2 जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि ये प्योर है, एलिमेंट के फॉर्म में प्योर मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया, और यहाँ पे जो H2 है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा। तो यानी इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया जा रहा है 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, और इस कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, यानी +2 से 0 में जा रहा है, तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब एक और चीज़ इसमें देख ले रहे हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ हो रहा है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो CuO क्या कर रहा है, कॉपर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे रहा है। अगर कोई किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। यानी ये किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो रिडक्शन यहाँ पे क्या किसका हो रहा था, कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे CuO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O क्या है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये Cu को
रिड्यूस कर रहा है। कैसे रिड्यूस कर रहा है? तो उससे ऑक्सीजन ले रहा है तो उसको रिड्यूस कर रहा है, तो ये H2 यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ओके, अब ये अलग अलग एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एग्जांपल दिया है, यानी अगर सिर्फ ऑक्सीजन को कंसिडर करके हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं तो कैसे है। Fe2O3 का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ Fe+3CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे Fe के पास ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट साइड में देखिए तो Fe के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से हट गया है, तो ये इसका क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। और जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब दूसरा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये किस में कन्वर्ट हो गया है? CO2 में, यानी एक और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया है। तो जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका? कार्बन का। ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा आप कि क्या है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। एक और एग्जांपल दे रखा है, ये थर्माइट रिएक्शन वाला एग्जांपल है, Fe2O3 + 2Al + Al2O3 + Fe। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब जब एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन आ गया है मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो वहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसने किसी से ऑक्सीजन लिया होगा, जब किसी से ऑक्सीजन ले रहा है तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए Fe2O3, आयरन के पास ऑक्सीजन था लेकिन प्रोडक्ट साइड में आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो जब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है इसका मतलब इसका क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है, इसने किसी और को ऑक्सीजन दे दिया है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफ़र। हाइड्रोजन ट्रांसफ़र के टर्म्स में अब H2S + क्लोरीन गिव्स यू सल्फर + HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है सल्फर से निकल गया है, तो क्या हो गया है? जब हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। क्लोरीन आपका HCl में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। जब इसका रिडक्शन हो गया है तो क्लोरीन किसकी तरह एक्ट कर रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है C2H2 + H2 गिव्स यू C2H6। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के टर्म्स में बता रखा है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है कार्बन के साथ, तो ये रिडक्शन है। ठीक है, और वहीं पे हाइड्रोजन जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसका हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या इफेक्ट होता है। तो पहला है कोरोजन ऑफ मेटल्स। क्या होता है ये? प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस। जब मेटल का लॉस होता है ड्यू टू रिएक्शन विथ एयर, या तो एयर के साथ या पानी के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ या फिर किसी केमिकल के साथ रिएक्शन होके मेटल का लॉस होता जाता है, उसी को हम लोग कोरोजन बुलाते हैं। एक इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। आप लोगों ने देख रखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन को। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ये दे रखा है रस्टिंग ऑफ आयरन का। ये केमिकल इक्वेशन आपका इम्पॉर्टेंट है, ये रेडिश ब्राउन आप लोग इसका कलर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन आपका बहुत एग्जाम्पल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रस्ट का फॉर्मूला पूछ देता है कभी कभी, या फिर केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन रस्टिंग ऑफ आयरन पूछ देता है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है आपका कोरोजन ऑफ मेटल का एग्जाम्पल है कोरोजन ऑफ कॉपर दे रखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपका इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा कंपाउंड बनता है विथ कोरोजन ऑफ कॉपर। तो जब आयरन का ऑक्सीडेशन होता है या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, तो उसमें आपके एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसके प्रेजेंस में आपका आयरन जो होता है वो रस्ट होता है और एक कंपाउंड फॉर्म होता है Fe2O3.XH2O, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जिसको हम लोग रस्ट बुलाते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉपर का जब कोरोजन होता है तो उसको जो आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसके साथ कॉपर रिएक्ट करता है
और एक लेयर बना लेता है ग्रीन कलर की, जिसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट बुलाते हैं हम लोग, बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कंपाउंड CuOH, ठीक है। और तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो जो भी कॉपर यूटेंसिल्स होंगे आपके घर में, आपने देखा होगा कि टाइम के साथ उस पर थोड़ी ग्रीन कलर की लेयर लगने लगती है, तो दैट इज ड्यू टू बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एटमॉस्फेयर में जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और H2 प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से वो रिएक्शन होता है और आपका ग्रीन कलर का बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट कोरोजन, कौन कौन से तरीके होते हैं कोरोजन को प्रिवेंट करने का। तो पहला है पेंटिंग, या तो सरफेसेस को पेंट कर देते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अपने घर में देख रखा होगा। जो ग्रिल होती हैं वो आयरन की होती हैं, तो उसको पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, ग्रीसिंग या फिर ऑयलिंग भी हो सकता है जिससे कि रस्टिंग ना हो। गैल्वेनाइजेशन हो जाता है, गैल्वेनाइजेशन यानी एक मेटल का लेयर चढ़ा दिया जाता है उसके ऊपर, ठीक है, जिससे कि गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं कि एक मोर रिएक्टिव मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। आयरन के ऊपर जैसे जिंक की लेयर चढ़ा दी, जिससे कि वो रस्टिंग जो हो वो आयरन की ना हो। तो ये गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। दूसरा है एलॉइंग, एलॉइंग यानी जब दो एलिमेंट्स या मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिला देते हैं हम लोग, तो उसको अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं उससे हम लोग। तो ये ज़्यादा आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये मेटल से ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कि स्टील जो है, स्टेनलेस स्टील आपका जो यूज़ होता है वो भी आपका एक तरह से एलॉय है, और इसका रेजिस्टेंस जो होता है टूवर्ड्स मॉइस्चर, एयर, ये ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू योर आयरन, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अलॉय। लास्ट टॉपिक है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। जो भी फैट्स एंड ऑयल आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं, जब उनका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी जिस तरह से कभी चिप्स का पैकेट आप लोगों ने खुला छोड़ दिया तो क्या हो जाता है, वो नरम पड़ जाता है। तो वो क्या हो गया, जो भी फैट्स एंड ऑयल्स उसमें प्रेजेंट हैं उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे कि जो अनप्लीजेंट स्मेल या फिर अनप्लीजेंट टेस्ट आने लगता है उसका। तो इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। अब इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका होता है? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड, यानी या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एंटीऑक्सीडेंट डाल दो ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। अब उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के? BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या फिर BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, इनमें से कोई सा भी ऐड कर दो आप लोग तो वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा। फिर बाय पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, जो चिप्स के पैकेट होते हैं या फिर कोई भी ऐसा जिसमें फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट है, तो उनको हम लोग नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में पैक कर देते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीडाइज ना हो। नाइट्रोजन गैस उसका ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख देते हैं जिससे कि उसका ऑक्सीडेशन ना हो, या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, या फिर उसको लाइट से दूर रखते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो। जैसे कि घी जो होता है, ठीक है, घी जो होता है वो ख़राब नहीं होता है, बहुत टाइम तक रह सकता है, लेकिन कब? जब उसको आप लोग किसी ऐसे कंटेनर में रखो जिसमें कि लाइट एंटर ना करे। तो पुराने ज़माने में लोग पॉट में, जो मिट्टी वाले पॉट्स होते हैं उसके अंदर घी को रखते थे, तो घी बहुत सालों साल रख देते थे, तो वो ख़राब नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइट एंटर नहीं कर पाती थी। तो या तो बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं तो भी आपका ख़राब नहीं होता है। तो ये तरीके हैं किस तरह से आप लोग प्रिवेंट कर सकते हो रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? राइट डाउन द वेज फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, ठीक है, या फिर एंटीऑक्सीडेंट के नाम बताओ कौन से हो गए। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बताओ कि कौन कौन से तरीक़ों से हम लोग कोरोजन को रोक सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।